गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शिक्षण की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षण विधियां क्या हैं, जिसमें हम लोग यह जानते हैं कि शिक्षण विधियों को हम लोग विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे व्याख्या विधि, स्पष्टीकरण विधि, विवरण विधि, वर्णन विधि, कहानी कथन विधि, निरीक्षण अध्ययन विधि, उदाहरण विधि, प्रश्नोत्तर या प्रत्युत्तर विधि, तमाम नामों से हम जानते हैं। इनको आज हम लोग मुख्य रूप से व्याख्या विधि पर चर्चा करेंगे। व्याख्या विधि वह माध्यम है जिसमें विषय वस्तु के कठिन अंशों को सरलता से सरल भाषा में छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल गहराई के साथ विश्लेषण करके इस प्रकार समझाया जाता है जिससे कि विषय वस्तु उन्हें अधिक स्पष्ट, सुगम तथा बोधगम्य होने लगे। किसी भी शब्द को, किसी भी प्रश्न के उत्तर को बालक को इस विधि में इस तरह समझाया जाता है, इस तरह से बताया जाता है कि बालक की जो मानसिक स्तर है वह उनके स्तर के रूप से बताया जाता है, ताकि वह आसानी से समझ सके। विषय वस्तु जितनी भी जटिल होगी उतनी ही प्रभावशाली व्याख्या करने की ज़रूरत है। करा कि जितना शब्द कड़ा होगा उतना बढ़िया व्याख्या करने की आवश्यकता होती है। व्याख्या विधि का प्रयोग सामाजिक विषय के अधिकतर तथ्यात्मक एवं सूचनात्मक प्रकरणों के संदर्भ में भाषा शिक्षण में अधिकतर कठिन शब्दों, मुश्किल अंशों, पक्षों तथा भावों को पूर्व ज्ञान के आधार पर स्पष्ट करने के लिए एवं गणित तथा विज्ञान के अध्यायों को बोधगम्य बनाने में किया जाता है। कि इसमें विज्ञान और गणित के जो शब्द हैं, प्रश्न हैं, उनके आंसर को बोधगम्य बनाने के लिए किया जाता है, आसान बनाने के लिए किया जाता है, ताकि बालक का जो मानसिक स्तर है अपने स्तर के अनुसार वह उन प्रश्नों को, उन शब्दों को समझ सके। व्याख्या विधि को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान देना आवश्यक है, जैसे भाषा पर अधिकार। यदि व्याख्या को आप प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो आपको भाषा पर पूर्ण अधिकार करना होगा, अर्थात भाषा के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी रखनी होगी, तभी वह सरलता से आप व्याख्या कर सकते हैं, आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं। दूसरा है कि विषय वस्तु पर अधिकार। व्याख्या करने वाले शिक्षक को व्याख्या के लिए प्रकरण या विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। उसका जो प्रकरण है या विषय वस्तु जो है वह उसको सही और स्पष्ट तरीके से जाने। यदि वह स्पष्ट और सही जानता है तभी वह त्रुटि रहित शुद्ध सही जानकारी छात्रों को दे सकने में कामयाब होगा, नहीं तो वह आधी अधूरी और त्रुटि सहित जानकारी देगा। व्याख्या विधि में शब्दों पर विशेष ध्यान देना होता है, ताकि आपके द्वारा बताए गए शब्दों को बालक अपने अंतर समाहित करे। तीसरा है कि व्याख्या सही समय तथा सही स्थल पर होनी चाहिए। व्याख्या करने वाले शिक्षक को यह भी जानकारी रखनी चाहिए कि किस विषय वस्तु की व्याख्या किस समय, किस स्थान पर तथा किन उपकरणों की मदद से प्रभावशाली ढंग से की जा सकती है, किस जगह, किस समय और कौन सी टीचिंग एड के साथ किया जा सकता है। जब भी छात्र विषय वस्तु को समझने में परेशान हो रहे हों या पढ़ाए जाने वाले संप्रत्यय अधिक जटिल हों तो इस प्रविधि का प्रयोग आवश्यक एवं अपेक्षित होता है। जब बालक नहीं समझ पा रहा है कोई चीज़
प्रयास बार बार कर रहा है, लेकिन वह समझने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी प्रकरण को उस समय कह रहा है कि इस विधि की आवश्यकता जो है वह महत्वपूर्ण हो जाती है। व्याख्या की मूर्तता। मूर्तता क्या है? इस विधि द्वारा व्याख्या को सरल तथा मूर्त बनाने के लिए उपयुक्त उपकरणों का चित्र, पोस्टर, रोल अप बोर्ड, चार्ट, उदाहरण आदि की सहायता ली जा सकती है। इसमें कह रहा है कि इसको सरल बनाने के लिए टीचिंग एड सहायक सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। सहायक सामग्री में चित्र बना करके, पोस्टर बना करके या उसका एक मॉडल प्रस्तुत करके व्याख्या की जा सकती है। भाषा शिक्षण में इस विधि का प्रयोग निम्न रूपों में किया जा सकता है। कुछ और तरीके हैं जिसमें इस विधि का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे अभिनय के रूप में, इसको हम अभिनय के रूप में भी कर सकते हैं। वाक्य प्रयोग के रूप में, आप जानते हैं कि वाक्य का प्रयोग करना, राम शब्द के वाक्य का प्रयोग करना है तो राम घर जाता है, मीन्स वाक्य को अपने शब्दों में प्रयुक्त करना। पर्यायवाची या विलोम शब्द कथन के रूप में, कहानी और कथन के रूप में, कहावत जिसको हम लोग कहते हैं, तुकांत भी कह सकते हैं उसको। और संधि विश्लेषण के रूप में, समास विग्रह के रूप में, निश्चित परिभाषाओं के रूप में, व्युत्पत्ति के रूप में, सरल भाषा में रूपांतरण कर स्पष्टीकरण के रूप में, इसको जो है इस विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। व्याख्या विधि की कुछ सीमाएं होती हैं। अब वे सीमाएं क्या हैं कि उन सीमाओं को लांघ करके हम व्याख्या नहीं कर सकते। जैसे व्याख्या विधि की जो सीमाएं हैं उसमें जब हम आप ध्यान देंगे, एक है कि प्रत्येक शिक्षक इस प्रविधि के उपयोग करने के लिए सक्षम एवं समर्थ नहीं है। हर शिक्षक, प्रत्येक शिक्षक इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकता सही ढंग से। इसलिए उन्हें इस विधि के प्रयोग के लिए अपेक्षित कुशलता एवं योग्यता का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जो शिक्षक यह कार्य करने जा रहा है उसको प्रशिक्षित होना चाहिए, वह प्रशिक्षण युक्त होना चाहिए। इसमें व्याख्या के समय विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। यह विधि ऐसी है कि जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो उसके विश्लेषण पर जोर देते हैं। तथा आप जानते हैं कि कई बार छात्र पाठ का समग्र चित्र नहीं बना पाते, इसलिए कहा कि व्याख्या करते समय विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। कई बार शिक्षक को यह निश्चित करना कठिन हो जाता है कि व्याख्या विधि का प्रयोग किस सीमा तक उपयुक्त है। अब व्याख्या विधि की जो प्रयोग है उसकी कुछ सावधानियां हैं, उन सावधानियों को ध्यान में रख करके जब हम व्याख्या विधि का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो व्याख्या होगी वह सही और सराहनीय होगी। जैसे व्याख्या विधि के प्रयोग से पूर्व अपेक्षित तथा उपयुक्त योजना बनानी चाहिए कि किन शब्दों, स्थलों पर कब और कैसे इस विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इसको हम लोगों ने भी देखा इसके पहले, किसको कहाँ, किस स्थान पर, किस तरह के बच्चों से और किस मैटर पर व्याख्या करनी है, इस बात का ध्यान देना होता है। व्याख्या छात्रों के मानसिक स्तर तथा उसकी बोध शक्ति के अनुकूल होनी चाहिए। बालक की मानसिक स्थिति क्या है, बुद्धि लब्धि क्या है, उसको ध्यान में रख करके व्याख्या की जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम छोटे बच्चों के सामने बड़े बच्चों जैसी व्याख्या करके चले आ रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। व्याख्या तभी की जानी चाहिए जब इसकी आवश्यकता हो। बिना आवश्यकता के इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ पर व्याख्या की आवश्यकता हो वहीं हम व्याख्या कर सकते हैं। अनायास
किसी शब्द की व्याख्या नहीं करना है। व्याख्या की भाषा सरल, शुद्ध तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। अनावश्यक रूप से कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। बहुत से टीचर हैं कि सरल शब्दों को कठिन शब्दों में प्रयोग करने लगते हैं दिखाने के लिए, जबकि ऐसा नहीं करना। व्याख्या का मतलब है कि कठिन शब्दों को सरल रूप में पेश करना। व्याख्या के समय इधर उधर की बातें, अनावश्यक उपदेश देने तथा पाठ्यवस्तु को सूत्र रूप में बताने के प्रयासों से बचना चाहिए। व्याख्या जितनी आवश्यक है उतनी ही की जानी चाहिए। यह ना तो बहुत विस्तृत और न ही बहुत शार्ट होनी चाहिए। व्याख्या उन्हीं की जानी चाहिए जिन्हें छात्र अपने प्रयासों से भी समझ नहीं पा रहे हैं। हर शब्द की व्याख्या नहीं की जाती। व्याख्या तभी की जानी चाहिए जब छात्रों का पाठ में ध्यान केंद्रित हो तथा वो व्याख्या जानने के लिए उत्सुक हों एवं व्याख्या की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। व्याख्या करने से पूर्व शिक्षक को संबंधित पूरी तैयारी करनी चाहिए। आधी अधूरी जानकारी पर व्याख्या नहीं करनी चाहिए। व्याख्या का यथासंभव रोचक, आकर्षक तथा मनोरंजन बनाने का प्रयास करना चाहिए। व्याख्या जो भी हो वह अच्छी, स्पष्ट तथा रुचिकर और सरल शैली में की जानी चाहिए। व्याख्या करते समय छात्रों का सहयोग लेना बहुत आवश्यक है। कठिनाइयों, भ्रांतियों तथा असंगत विचारों एवं कल्पनाओं का निवारण भी करना चाहिए। आवश्यकता होने पर ही व्याख्या में पुनरावृत्ति की जाती है, अन्यथा पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। व्याख्या प्रविधि के प्रयोग के समय आवश्यकतानुसार विवरण, वर्णन, प्रश्न पूछना, भूमिका निर्वाह, स्पष्टीकरण, उदाहरण आदि अन्य प्रविधियों की भी सहायता शिक्षक को लेनी चाहिए। अनायास किसी भी शब्द की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। व्याख्या के दौरान अनायास शब्दों को नहीं मिलाना चाहिए। व्याख्या के दौरान बेफजूल की कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानियों को नहीं कहना। जब आवश्यकता हो तभी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।